Hi students, so today I am here with very important topic. I call it relative motion. In kinematics, if we talk about all the topics, relative motion is the core idea of kinematics. जैसा कि हम सब जानते हैं, जितना भी मोशन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी मोशन हो रहा है, सब रिलेटिव ही है. इनफैक्ट आइंस्टाइन तो ये भी कहते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन. शायद कुछ चीजें जो आपको रेस्ट में दिख रही हो, शायद एब्सोल्युटली रेस्ट में ना हो. जैसे कि आपको भी लग रहा होगा ये वीडियो आप बहुत ही आराम से बैठ के एक जगह देख रहे हैं, पर शायद आप रेस्ट में ना हो, क्योंकि अगर आपके रेस्पेक्ट पर देखा जाए तो आप रेस्ट में हैं, लेकिन अगर देखा जाए इसी को मून के रेस्पेक्ट पर तो पूरा अर्थ मूव कर रहा है. यानी रिलेटिवली अगर मैं बोलूं मून के रिलेटिव तो आप मोशन में हैं. तो इसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये सब डिपेंड करता है कि किसके रिलेटिव देखा जा रहा है, यानी किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी चीज का मोशन ऑब्जर्व किया जा रहा है. तो आज मैं इसी के साथ आया हूं, रिलेटिव मोशन के क्या कॉन्सेप्ट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और किन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से डील करना है, उनका न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होगा. इन सारी चीजों को समझने के लिए मैं रिलेटिव मोशन का टॉपिक लेकर के आया हूं. तो आज शुरू करते हैं. सबसे पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं, उसके बाद लेवल को अपने इंप्रूव कर लेंगे. तो मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो 10 की स्पीड से जा रहा है, एक 16 की स्पीड से जा रहा है. अगर मुझे पता लगाना है ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट पर क्या है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर बी रेस्ट पर होता तब ए कितनी स्पीड पर दिखता. तो अब कुछ बच्चे अपने कॉमन सेंस से बात बता सकते हैं कि अगर बी रेस्ट पर होता तो ये इसको स्लो दिखाई दे रहा होता. कितना स्लो? 6 मीटर पर सेकेंड स्लो. लेकिन अगर ये बात हम हर बार फील करने चलेंगे तो शायद 2 डायमेंशन में हम कई बार फंस जाएंगे, लेकिन 1 डायमेंशन में हो सकता है हम फील कर लें. पर अगर मैं इसका एक मैथमेटिकल एनालिसिस कर लूं तो मैं उसे हर जगह फिट इन कर सकता हूं. एग्जांपल, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. नाउ वेलोसिटी ऑफ ए हियर कैन बी रिटन एज 10 i cap minus velocity of b can be written as 16 i cap. so the result is 6 i cap. ये हो गया इसका मैथमेटिकल एनालिसिस. अब आप देखते हैं एक बार वेक्टर एनालिसिस. अगर मैं इसके वेक्टर एनालिसिस की बात करूं तो मैंने जो बात बोली थी ना कि जिसके रिस्पेक्ट पर देख रहे हैं उसे रेस्ट पर लाकर के दूसरे को देखने पर क्या दिखता, तो उसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं. बस वेक्टर डायग्राम में मैं वही कुछ करने वाला हूं. अगर b को रेस्ट पर लाना है तो b को इस डायरेक्शन में 16 देना पड़ेगा. तो कोई भी भेदभाव फिजिक्स हमारा किसी के साथ नहीं करती है, यानी इसको 16 देना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में से 16 देना पड़ रहा है. ये डायरेक्शन मैंने पहले स्पेसिफाई कर दी, तो इसको भी इस डायरेक्शन में 16 ही देना पड़ेगा. अब अगर आप इन दोनों का टोटल करें तो वो वाला 16 वाला वेक्टर ज्यादा है, यानी नेगेटिव साइड में ज्यादा है, तो अल्टीमेटली -6 आ गया, क्योंकि -16 + 10 दैट इज -6 आई गया. ऐसा ही हम इस वाले में भी देख सकते हैं. दूसरा एग्जांपल, इसमें दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ साथ जा रहे थे सेम डायरेक्शन में, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. अगर मैं इस चीज को एनालाइज करूं तो देखो, अगर मैथमेटिकल एनालाइज करना तब तो बहुत इजी है. सिंपली मैं ऐसा लिखूंगा, b की स्पीड -16 i कैप, a माइनस, ये माइनस कौन सा, ये वाला माइनस जो मैंने यहां रेप्लिकेट किया, a की स्पीड 10 i कैप, सो अल्टीमेटली हो गया -26 i कैप. सो फाइनली आई कैन से कि जो रिलेटिव स्पीड है या रिलेटिव वेलोसिटी b की वो है इसी तरफ, लेकिन ये इसकी तरफ आ रहा है तो समझ लो एड अप हो गए, और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे समझ लो सब्ट्रैक्ट हो गए. तो डायरेक्टली याद रखने के लिए कुछ 1 डायमेंशन के क्वेश्चन में हम सिंपली याद रख सकते हैं सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शंस ऐड, ये सिंपली याद रख सकते हैं. पर चाहे तो वेक्टर डायग्राम भी देख सकते हैं इस सिचुएशन में भी. अगर मुझे a के रिस्पेक्ट पर पता लगाना है b की स्पीड, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अगर मुझे a के रिस्पेक्ट पर पता लगाना है b की स्पीड, तो a को रेस्ट पर लाना पड़ेगा, बोले तो इस डायरेक्शन में 10 - 10 तभी 0 होगा, और इसमें भी इसी डायरेक्शन में 10. सो अल्टीमेटली दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया 16 और 10, तो -26 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टली भी बोल सकता हूं. इसमें भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगी. तो ये तो बात थी 1 डायमेंशन की. अब देखते हैं जरा 2 डायमेंशनली, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटिवली उनका चेक करना है वेलोसिटी कितना है तो क्या होगा. तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी इसमें देखते हैं. दो पार्टिकल्स, एक v1 8 की स्पीड से जा रहा है, v2 2 की स्पीड से जा रहा है. मान लो क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 की स्पीड बताओ 1 के रेस्पेक्ट पर. 1 के रेस्पेक्ट पर मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1 जो है वो रेस्ट पे है. अगर 1 रेस्ट में है तो ऐसे ही किया जा सकता है 1 रेस्ट में. अब जो बिहेवियर इसके साथ किया सेम बिहेवियर इसके साथ भी करना पड़ेगा. इसे भी -8 दे दो इस डायरेक्शन में, मैं इसे -8 मेरे कहने का मतलब इस डायरेक्शन में, तो आप माइनस ना भी लिखें तो चल जाएगा. तो 8
व्हाट आई कैन से, अब इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, इन दोनों के रिजल्टेंट को, यानी इन दोनों के रिजल्टेंट को, दिस इज V2 एंड अगर आप ध्यान दें तो दिस इज माइनस V1, V2 ये है माइनस V1, इन दोनों का रिजल्टेंट। अगर 8 और 6 का रिजल्टेंट निकालें तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ऑफ, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दो वेक्टर्स को ऐड ऐसे ही करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स को, तो रिजल्ट हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का मैग्नीट्यूड। लेकिन मान लो मुझे पता लगाना है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, या इस लाइन से कितना एंगल, या वर्टिकल से कितना एंगल, दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं तो यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं tan थीटा कैन बी फाउंड एज, या अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखने पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 6i कैप माइनस 8j कैप, और अगर इसका tan थीटा निकालें तो दैट वुड बी j का कोफिशिएंट पॉजिटिव मिले और i का कोफिशिएंट वो भी पॉजिटिव में, तो रिजल्ट हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अब ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो यहां तो आप एंगल बता सकते हैं कितना है, कभी कभी नहीं भी स्टैंडर्ड आया तो tan इनवर्स में ही छोड़ दें। जैसे यहां पर थीटा की अगर मैं वैल्यू देखूं, आपको पता होगा कि एक स्पेशल ट्राइंगल बनता है 3, 4, 5 वाला, उस स्पेशल ट्राइंगल में अगर ये एंगल 37 है तो ये वाला सामने वाला 3 होगा, छोटे के सामने वाला छोटा, बड़े के सामने वाला बड़ा, और ये 53। तो अगर कभी tan थीटा की वैल्यू 4/3 आ रही हो तो आप समझ जाइए कि एंगल tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी एंगल है 53 डिग्री। तो यहां पर मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर दिया, उसका डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 53 एंगल है। एक्चुअली मैं समझाना ये चाहता हूं कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है 8 की स्पीड से, एक पार्टिकल इधर 6 की स्पीड से जा रहा है। जब ये दोनों मूव कर रहे होंगे तो अगर इनके बीच का देखा जाए तो रिलेटिव डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। अभी देखिए रिलेटिव डिस्टेंस थोड़ा टेढ़ा है, अभी तो दोनों एक ही पॉइंट पर है, रिलेटिव डिस्टेंस थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा स्लैंट बन रहा है, थोड़ा और टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा हो गया, तो यानी ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है इनके बीच का। वापस ले आता हूं, स्लो मोशन में देखो, यानी कि कहना क्या चाह रहा हूं कि जब दो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं 2 डायमेंशनल में, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी थोड़ी टेढ़ी है। आइए इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे एक फेमस चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को फाइंड करना बहुत इजी है, अगर आप कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखें तो आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड कर सकते हैं। पहली बेसिक बात तो यह है कि अगर मैं अज्यूम करूं कि इस पॉइंट से इस लाइन का क्लोजेस्ट डिस्टेंस कोई मुझसे पूछे, तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनमें मेरा परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस सबसे क्लोज माना जाता है। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे क्लोज है तो मैं यही टेक्निक को अपने दिमाग में रख करके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालूंगा। एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। अज्यूम करते हैं एक सिचुएशन, इस सिचुएशन में एक पार्टिकल 20 की स्पीड से, मान लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा पार्टिकल 20 की स्पीड से अज्यूम करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। इन दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस 100 है, लेकिन जो सबसे करीब का डिस्टेंस होगा यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस वो कितना होगा, मान लीजिए ऐसा पूछा गया है। तो क्वेश्चन वैसा ही है, आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने इसे बस एक जनरल डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि द आइडिया इज टू रिप्रेजेंट यू अबाउट द कॉन्सेप्ट, नॉट टू मग अप यू विद द क्वेश्चन। सो लेट्स ट्राई दिस कि ये 20 की स्पीड से है, ये भी 20 की स्पीड से। हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन कितना है। मान लो अब इसके लिए हम रिलेटिव मोशन की बात करें तो चाहे तो हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड कर लें, या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड कर लें, दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह पर। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करता हूं तो वी बी माइनस वी ए ऐसा लिखूंगा, और ए विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड करता हूं तो वी ए माइनस वी बी। अब जो रिलेटिव मोशन की जो डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन पर दूसरे पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिस भी नाम से आप जानना चाहें उसे। तो मान लेते हैं जैसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए को रेस्ट पर लाना है। अगर ए को रेस्ट पर लाना है तो ए के साथ तो ऐसा बिहेवियर करना पड़ेगा, और बी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करना पड़ेगा जैसा मैंने ए के साथ किया। ये मैंने बी के साथ भी वही बिहेवियर कर दिया। तो अगर इस पर ये 20 इधर है तो ये अपना नेगेटिव इसे दे देता है, ऐसा दिमाग में रखो। इसे याद रखने के लिए ऐसा समझो कि जब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट पर फाइंड करनी होती है तो इस पार्टिकल को इसका नेगेटिव मिल जाता है। अब देखो
ये 20 ये 20, इनका रिजल्टेंट कहां होगा? ऑब्वियसली अगर मैं इनका रिजल्टेंट फाइंड करने चलूं तो मुझे इनका रिजल्टेंट ऐसे बीचों बीच में मिलेगा, एग्जैक्टली बीच में। अगर इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में मिल रहा है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 है। और अब इस पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं मैं, मेरी बात पर सभी लोग गौर कीजिएगा, इस पॉइंट पर ये जो 20 मीटर पर सेकेंड था ये स्पीड, इस पॉइंट से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहा हूं। अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये डिस्टेंस जो है दिस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। यानी अगर मैं इसको बोल दूं थोड़ी देर के लिए x, और ये डिस्टेंस जो है ये पहले जो इनके बीच का डिस्टेंस था दैट वाज d, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, ये एंगल 45 है, ये वाला भी 45 हो जाएगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस d का cos 45, यहां तो cos 45 और sin 45 सेम ही है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच बोले तो x इज इक्वल टू उस d का cos 45, या इस सिचुएशन में तो sin 45 cos 45 सेम ही आ रहे हैं। तो x इक्वल टू d जो कि था 100, cos 45 इज 1/√2, सो द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 100/√2, और हम ऐसे 50√2 meters. This is the distance of closest approach. बट कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितने टाइम में आएगा। अच्छा, टाइम के बारे में तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब क्योंकि ये एक तरीके से रिलेटिव डिस्टेंस है, तो मेरे को अगर टाइम पता लगाना तो स्पीड भी रिलेटिव होनी चाहिए, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस रिलेटिव जो कि मैं फाइंड कर चुका हूं 50√2, और स्पीड रिलेटिव, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड अगर मैं पता लगाऊं, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड पता लगाऊं तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। यानी कि कोई मुझसे अगर पूछे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों का वेक्टर सम कर दूंगा। 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज 20√2 मीटर पर सेकेंड, सो आई वुड बी राइटिंग टाइम एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो द टाइम केम आउट टू बी 2.5 सेकेंड। तो उसमें मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने रिलेटिव मोशन की, ये एक तरीके से लाइन ऑफ मोशन बोलते हैं, लाइन ऑफ रिलेटिव मोशन, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ रिलेटिव मोशन। मैंने लाइन ऑफ रिलेटिव मोशन फाइंड किया रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से। एक बार लाइन ऑफ रिलेटिव मोशन मेरे को पता चल गया तो दूसरे पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ऐसा ही हम इस केस में भी कर सकते थे। अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करते तो आपको पता है इसको मैं रेस्ट पर ले आता इधर, तो इसमें एक डायरेक्शन ये बनाता, तो लाइन ऑफ रिलेटिव मोशन ऐसा आता, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, सेम आंसर आता। लेकिन अब कई लोगों का ये सोचना होगा कि सर आपने 20 और 20 सेम वैल्यू लिए इसलिए आप आसानी से सॉल्व कर पाए, तो एक काम करते हैं हम डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं, तब क्या आएगा रिजल्ट उस पर भी बातचीत करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट एंगल है। मैं जूम करता हूं, ये 10 है, ये वाला 50 है, डिस्टेंस 100 मीटर है, ये 37 डिग्री के एंगल पर है। अब मेरे को डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच पता लगाना है। तो मान लेते हैं कुछ भी, इस पार्टिकल को मैं ए अज्यूम कर ले रहा हूं, किसी पार्टिकल को बी नाम दे देता हूं, ये ए हो गया, ये वाला पार्टिकल बी हो गया। तो मान लेते हैं बी की वेलोसिटी मेरे को पता लगानी है ए के रेस्पेक्ट पर, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मैं ऐसा लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करूं तो चलो इसका ना मैं एक सेपरेट डायग्राम यहां पर बना करके आपको दिखाता हूं कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ बी एक्चुअली इस तरफ था, ए का माइनस लगा देना बोले तो, इस मेरे कहने का मतलब ए इधर है, उसका नेगेटिव इसको दे दिया मैंने, यानी कि ये 10 मैंने यहां दे दिया। ये पहले से 50 था, इस 50 का अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल 37 है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 40 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 30। अब देखिए रिलेटिव स्पीड पता लगाऊंगा तो ये वाला 10 इस 30 में ऐड हो जाएगा, यानी रिलेटिव स्पीड के बारे में अगर मैं बोलूं तो वो कुछ ऐसा है 40 आई कैप नेगेटिव में, इसको नेगेटिव ले रहे हैं अपनी समझ के लिए, वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये हो गया -40 जे कैप। ओहो, फिर से ये दोनों बराबर आ गए। इत्तेफाक ऐसा है, नहीं भी बराबर आए होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम ऐसा भी कुछ डिस्कस कर लेंगे जिसमें नहीं बराबर आएंगे। तो 40 आई कैप 40 जे कैप, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली बीच में होगा। एग्जैक्टली बीच अगर मैं बोलूं तो कुछ ऐसा ऐसा ये रिजल्टेंट होगा। तो दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, दिस इज लाइन ऑफ मोशन। अब यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस पर, लेट मी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन दिस, ये मैंने परपेंडिकुलर एक ड्रॉप किया, तो अब ये जो डिस्टेंस है x, इस डिस्टेंस को हम d बोल दे रहे हैं जो कि है
100 मीटर. नाउ दिस डिस्टेंस x इज एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो x मैं अगर चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, बिकॉज ये एंगल ऑफ 45 है, दिस एंगल इज 45, तो ये भी हो गया 45. ये वाला डिस्टेंस है 100, तो रिजल्ट हो गया 100 cos 45. ओहो, सेम ही आंसर आ गया, 100 cos 45, यानी कि रिजल्ट हो गया 50√2 मीटर. ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है. लेकिन यहां पर अगर कोई मुझसे टाइम पूछेगा तो मेरे को इसे 40√2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जो है 40√2 है. तो 40√2 से डिवाइड करके मैं डिस्टेंस को, टाइम भी पता लगा लूंगा कि कितने टाइम में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा. मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जिसमें मैं कुछ ऐसी वैल्यूज नहीं लूंगा कि बड़ी इजीली सॉल्व हो जाए, थोड़ा डिफरेंट सा लेता हूं. जैसे ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं पहले ये 200, आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं. ये मान लेते हैं 200 है, ये 50 की स्पीड, ये 20 की स्पीड. अब अगर मुझे रिलेटिवली देखना है कि क्या रिलेटिव मोशन है, मैं ए और बी मान लेता हूं. पहले तो ए बी, इस पार्टिकल को बी बोल दे रहा हूं, ये वाला पार्टिकल ए है. पहले फाइंड कर लेते हैं कि ए की वेलोसिटी क्या है बी के रिस्पेक्ट पर, या बी की क्या है ए के रिस्पेक्ट पर, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं. चलो, मेरा मूड है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करने का. तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. सिंपल. सो वेलोसिटी ऑफ ए तो मुझे दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी का नेगेटिव बोले तो इसका नेगेटिव, इस पर ध्यान देना है, बहुत जरूरी चीज है. इसका नेगेटिव इसमें ऐड हो जाएगा. यू हैव टू फोकस ऑन दिस. वेलोसिटी ऑफ ए इधर है, वेलोसिटी ऑफ बी का नेगेटिव इधर आ जाएगा. बोले तो कुछ ऐसा. अगर ये 37 है तो मैं थोड़ा ऐसा बना दे रहा हूं, 37. लेट जस्ट से कि हॉरिजॉन्टल के साथ 37 बना रहा हूं. ये 37. हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल वही रहना चाहिए, मतलब ऐसे देखें तो हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल रहे. अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी का रिजल्टेंट, वो हम फाइंड करेंगे. अब अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो लगभग कुछ ऐसा आ रहा होगा. लेट मी से कि कुछ इस तरफ 37, ये ऐसा, ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया है, गेस लेना है, ऐसा कुछ आप हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही वाला एंगल पकड़ो, पर ये मैंने लाइन ऑफ मोशन बना दिया. अब यहां से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा. अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि एंगल बड़ा अच्छा सा नहीं मिलेगा. तो अब दूसरे पॉइंट से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो देखिए कुछ ऐसा होगा. ये मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर इस पर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ये डिस्टेंस मुझे पता लगाना है, ये डिस्टेंस 200 है. ओहो हो, यानी अब सबसे पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि एंगल कितना है. सबसे पहले ये एंगल पता लगाना पड़ेगा. अच्छा, ये एंगल पता लगाने के लिए अगर मुझे कैसे भी ये वाला एंगल पता चल जाए तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट ही होंगे. ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये दोनों पता, अगर ये वाला एंगल पता चल जाए हॉरिजॉन्टल से वाला, तो पता चल सकता है. और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल पता लगाने के लिए मैं देखिए क्या करूंगा. सबसे पहले इसका एक अलग डायग्राम बना ले रहा हूं. यहां पर इस 50 के दो कंपोनेंट, 50 का एक कंपोनेंट हो गया यहां पर 40 और ये वाला हो गया 30. उस 20 को देखते हैं, 20 के भी दो कंपोनेंट, ये वाला इधर हो गया 16, आई मीन 12, ये वाला क्योंकि 53 डिग्री है तो ये 16. अब इसको उसके रिलेटिवली वहां ऐड करना है, यानी 40 इधर आकर के जुड़ेगा और 30 इधर आकर के जुड़ेगा, उल्टा, सॉरी उल्टा. यानी अब नया वेक्टर डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा. इस तरफ नेट हो जाएगा 28, दिस इज 28, और इस तरफ नेट हो जाएगा 14, और ये हो गया कुछ रिजल्टेंट इसका. दिस इज रिजल्टेंट. तो वेलोसिटी को अगर हम फाइंड करें तो दिस वुड बी -14 i कैप -28 j कैप. दिस वुड बी द वेलोसिटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वेलोसिटी आ गया है तो थीटा भी मुझे पता चल गया. हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल होगा, tan थीटा वुड बी इक्वल टू 2. कैसे पता लगाया, j का कोएफिशिएंट बाय i का कोएफिशिएंट, सिंपल. अब tan थीटा पता चल गया है तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, दिस एंगल. अगर ये एंगल पता चल गया है तो इसका tan पता चल गया, मतलब cos sin सब पता चल गया है. मेरे को अगर ये डिस्टेंस पता लगाना है, दिस डिस्टेंस x, तो इसका ये वाला sin थीटा है, तो x sin थीटा ऐसा लिख सकता हूं, सॉरी d sin थीटा इज इक्वल टू x, क्योंकि मुझे d की वैल्यू पता है 200. tan थीटा पता चल गया है तो sin थीटा भी पता चल गया है, क्योंकि जब भी आपको कोई भी एक रेशियो पता चलता है तो आप दूसरा रेशियो अपने आप पता लगा सकते हैं. 2 1 ये √5,
साइन थीटा बोले तो 2/√5, यानी इस डिस्टेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/√5 से डिवाइड करके। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 400/5 हो जाएगा, या चाहूं तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूं 400√5/5 विच कम्स आउट टू बी 80√5 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और अगर मुझे ये पता लगाना है कितना टाइम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लूं। 28 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, दोनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा, उसको अगर मैं इस डिस्टेंस से डिवाइड कर लूं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच के साथ साथ टाइम भी यहां पर हमें पता चल जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को केवल इस बात से कैलकुलेट कर लिया कि हमें रिलेटिव स्पीड पता लगाने आती है। अगर रिलेटिव स्पीड पता लगाने आती है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया, आइए उसे कंक्लूड कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है। रिलेटिव मोशन इज बेसिकली मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल इफ इट हैड बीन एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट पर होता तो कैसा दिखता, इसको रिलेटिव मोशन बोला। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करने की जरूरत है लाइन ऑफ रिलेटिव मोशन, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। एक बार ये पता चल गया तो समझ लीजिए बाकी चीजें अपने आप ही इजी हो चुकी हैं। लाइन ऑफ रिलेटिव मोशन पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बाकी एंगल आपको जो निकालने हैं तो आपको उसके लिए वेक्टर का एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, सो दैट आप एंगल फाइंड कर ले। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, नए वीडियो के साथ में आऊंगा। अब की बार मैं रेन मैन, रिवर मैन प्रॉब्लम्स पर बातचीत करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए एग्जाम्पलर पॉइंट फिजिक्स पर। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियोस के साथ में आने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।